काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। हम इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज इसका हम फर्स्ट पार्ट कहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी? Before this, you should know what is meant by the word kinetic and what is meant by the word matter. So, in physics, we say that if an object moves from one position to another position, means when it moves from one place to another place in a horizontal line, it is said to have a kinetic energy in it. So, any moving object has the energy in the form of kinetic energy. Okay, now I'll explain what is matter. Anything that occupies space and has mass is said to be a matter. यानी कि कोई भी चीज़ जिसका वज़न हो और जिसको जगह चाहिए हो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, अब दिस इज़ नोटवर्दी दैट ये जो तीनों मैटर की स्टेट्स हैं, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट को हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अब एक और चीज़, अब हमें पता चल गया व्हाट इज़ मैटर। मैटर इज़ एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। इसकी 3 टाइप्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, अब जितने भी दुनिया में मैटर्स हैं उनके अंदर मतलब मैटर किससे मिलके बना होता है? मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। इसका मतलब है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों के जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं दे आर द स्मॉल पार्टिकल्स, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। अच्छा, अब ये स्मॉल पार्टिकल्स दे आर continuously moving in random direction. They never stop moving, they are always moving. Even in the state of solid, the particles in solid are still moving. उनकी जो movement है उसको हम to and fro motion या फिर उनको vibration हम कह सकते हैं। ओके, अब हमें पता चल गया what is kinetic, what is matter। अब kinetic particle theory क्या है? Kinetic particle theory is the movement of particle within a matter. Okay, why it is important? It's important क्योंकि जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है उससे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे मैटर की एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है। यानी कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है, और ये वापस अपनी प्रीवियस स्टेट में भी जा सकते हैं, यानी कि गैस बैक इनटू लिक्विड एंड लिक्विड बैक इनटू सॉलिड। और यहाँ पे एक जो थर्ड टाइप ऑफ मैटर की एक स्टेट है जिसमें जो सॉलिड डायरेक्टली गैस में और गैस डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है। ओके, सो हमें पता चल गया कि एनीथिंग दैट इज़ मूविंग हैज़ काइनेटिक एनर्जी इन इट, एंड विच इज़ वाई हम इस थ्योरी को काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कहते हैं। ओके, ये थ्योरी क्या डिस्क्राइब करेगी? ये मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं उनकी चेंजेस को डिस्क्राइब करेगी, उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगी, और जो स्ट्रक्चर यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट को डिस्क्राइब करेगी। उसके अंदर अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, इन फोर्सेस को भी हम देखेंगे। ओके, ऑल्सो इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, सबसे पहले अब हम एक और चीज़ दोबारा से देखते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। So matter क्या है? As I have already explained, that matter is a substance that has mass and fills in space. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और उसको जगह चाहिए हो, आप उसे मैटर कहते हैं। ये कौन सी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है इन द स्टेट ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, और ये इन तीनों स्टेट्स को हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। अच्छा, और अगेन इस चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो स्टेट्स हैं दे कैन बी चेंज इनटू वन अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और द प्रेशर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपकी स्टेट्स है, स्टेट ऑफ मैटर, वो चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? या तो हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे या फिर हम प्रेशर चेंज करेंगे। ओके, हम यहाँ पे इस वक्त सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर को चेंज करने से जो सॉलिड है अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है।
राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर हमें पता चल गया, और दैट वी थ्री स्टेट्स, और ये स्टेट्स चेंज हो सकती हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और द प्रेशर। ओके जी, हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ हम मैटर की देखेंगे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। हम उनकी शेप को, कि जो मैटर है उसकी जो थ्री स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसकी शेप क्या है, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, अरेंजमेंट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसकी मूवमेंट को, और हम देखेंगे जब हम मैटर को हीट करते हैं तब क्या होता है। तो सबसे पहले हम शेप को देखते हैं। जो सॉलिड्स हैं उनकी शेप फिक्स होती है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, एंड दीज आर इनकम्प्रेसिबल। ओके, अगर सॉलिड के पार्टिकल्स को हम बनाएं तो सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट टाइटली पैक्ड होती है। वो सेम साइज़ के पार्टिकल्स इस तरह अरेंज हुए होते हैं कि उनमें प्रैक्टिकली एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती। ये टाइटली पैक्ड होते हैं, अपनी जगह से सिर्फ इतना मूव कर सकते हैं कि एक सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो लेफ़्ट हो सकता है और राइट हो सकता है। लेफ़्ट राइट इसका मतलब इसकी जो मोशन है या तो फॉरवर्ड होगी या इसकी मोशन बैकवर्ड होगी। इस मोशन को या इस मूवमेंट को हम दो तीन नाम देते हैं। इसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, टू एंड फ्लो मोशन, या फिर हम इसे वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं, या फिर हम इनको कहते हैं कि इट इज़ मूविंग एट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या है कि जो एक पार्टिकल है वो अपनी सेंटर पोजीशन से या तो लेफ़्ट की तरफ होगा और या राइट की तरफ होगा। जितना वो लेफ़्ट की तरफ होगा उतना ही राइट की तरफ होगा, उसके बाद फिर सेंटर में आ जाएगा और सेंटर के बाद फिर लेफ़्ट एंड फिर राइट। और इस मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेशनल मोशन या मीन पोजीशन के अराउंड मूवमेंट कहते हैं। तो सॉलिड की शेप इसलिए फिक्स होती है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे ही रहते हैं और वहाँ पे वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ओके, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक सॉलिड का क्यूब है तो उससे जितनी जगह ऑक्यूपाई करनी है उससे ज़्यादा या कम नहीं करेगा, उसकी जो वॉल्यूम है वो उसका सेम रहेगा। सो सॉलिड्स के जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहते हैं, सॉलिड की शेप फिक्स रहती है। जो सॉलिड्स हैं वो इनकम्प्रेसिबल हैं। सो व्हाट डू मीन बाय इनकम्प्रेसिबल? इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि अगर मेरे पास सॉलिड है और ये किसी कंटेनर के अंदर है, लेट्स अज्यूम ये जो पार्टिकल्स है सॉलिड के कंटेनर के अंदर है, और इस कंटेनर की को मैं फोर्स लगा रही हूँ, मतलब मेरे पास लिड है कंटेनर की, या कंटेनर के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। इस फोर्स अप्लाई करने से क्या ये पार्टिकल्स अपनी जगह पे स्क्वीज हो जाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ चले जाएंगे? नो, it's not happening. So that's mean जो solid के particles हैं cannot be compressed. And why they cannot be compressed? It's very easy to understand because इनके दरमियान में empty spaces नहीं है। इनके दरमियान में सिर्फ इतनी spaces हैं कि वो थोड़ा सा left की तरफ मूव कर जाएंगे, थोड़ा सा right की तरफ मूव कर जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। So that's why the solids are not compressible. So उसकी तीन आपने ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि सॉलिड की शेप इज़ फिक्स, देयर वॉल्यूम इज़ फिक्स, एंड दे आर नॉट कंप्रेसिबल। ओके, लिक्विड एंड गैसेस की अगर हम बात करें तो लिक्विड एंड गैसेस उन दोनों की जो शेप है इज़ नॉट फिक्स्ड। ओके, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो किस तरह उनकी शेप होती है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद अ फिगर। इनके जो पार्टिकल्स हैं we say the particles in a liquid are randomly arranged, means इनकी फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती जैसे हमने सॉलिड में देखी थी, बल्कि इनकी लेयर्स होती हैं, और जो लेयर्स हैं वो दूसरी लेयर के ऊपर रैंडमली अरेंज होती हैं। इनकी शेप फिक्स नहीं होती बिकॉज ये जो पूरी की पूरी लेयर है मूव कर सकती है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? जब देखिए पानी को हम जब बॉईल करते हैं, हीट के ऊपर रखते हैं, बॉईल करते हैं, तो आप देखते हैं नीचे से जो बबल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब नीचे से पानी की लेयर जो गर्म होगी वो ऊपर जाएगी, और ऊपर से ठंडी पानी की लेयर नीचे आएगी ताकि वो गर्म हो जाए। दैट्स वाई द लिक्विड, इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, बट इनका जो वॉल्यूम है दैट इज़ फिक्स्ड, क्योंकि दे स्टिल हैव मिनिमल एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूँ तो ये कंप्रेस नहीं होंगे,
इनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स रहेगा। अच्छा, इनका जो वॉल्यूम है ये आपने याद रखना है कि कंटेनर की शेप के साथ, क्योंकि इनकी शेप चेंज हो जाती है, तो इनका जो वॉल्यूम है वो उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता, बस उनकी जो शेप है, जो कंटेनर की शेप होगी उसके मुताबिक इसके मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और ये कॉम्प्रेस नहीं हो सकेंगे। सो लास्टली गैसेस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गैसेस? गैसेस अगर आप अपनी इन्वायरमेंट में देखें लेफ़्ट राइट पे, तो गैसेस किसी कंटेनर के अंदर नहीं होती, बल्कि जितनी भी जगह आपके पास होती है वो उस सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है। लेट्स अज्यूम मेरे पास 3 गैस के पार्टिकल्स हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो एक जगह एक लाइन में अरेंज हुए होंगे, बल्कि वो ऐसे होंगे कि एक लेफ़्ट पे है, एक राइट पे है, एक ऊपर कहीं पहुंचा हुआ है। तो एक जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है ये इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसका मतलब है कि इनकी जो शेप है वो भी फिक्स नहीं होती, इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, बट दे कैन बी कॉम्प्रेस्ड। इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ, तो उसी की वजह से ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और गैस के पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और ये स्क्वीज्ड हो जाएंगे। मैंने जैसा पहले बताया कि गैस के पार्टिकल्स अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसका मतलब है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा भरी जगह है जहाँ पे अपने गैस के पार्टिकल्स को रखा है, तो वहाँ पे भी पूरी इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे लाइक दिस बिग शेप। या फिर अगर उनके पास एक छोटी सी जगह है तो वो उस जगह को भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, वो स्क्वीज इन हो जाएंगे, बिकॉज इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती है, इसलिए गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, आपको पता होना चाहिए सॉलिड्स तीनों की शेप, तीनों का वॉल्यूम और तीनों की कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, शेप दोबारा से देख लेते हैं। सॉलिड्स की जो शेप है वो फिक्स्ड है, लिक्विड की शेप इज़ नॉट फिक्स्ड, और जो गैसेस हैं इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती। गैसेस वो शेप ले लेती हैं जो कंटेनर की शेप होती है, यूजुअली आपका लिक्विड भी उसी शेप में आ जाता है जो कंटेनर का शेप होती है, लेकिन इसकी बॉटम में होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसा गैस पूरी अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, लिक्विड्स पूरी अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते, और गैस जो सॉलिड्स हैं उनकी तो शेप हमारी हमेशा फिक्स होती है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड। यू नीड टू से दिस वर्ड टाइटली पैक्ड, अपने एग्जाम में भी यही लिखना है। क्यों? इसका मतलब ये है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो इतना टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनके पास लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट की जगह भी नहीं होती, इसलिए हम उनकी मोशन को सिर्फ ये कहते हैं कि वाइब्रेशनल मोशन है। यू नो, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग to around their mean position, that's when they are moving either to the left or to the right, and they cannot leave their positions. So their arrangement, the arrangement of particles in solid is tightly packed. Liquids में क्या होता है? Liquids में we say कि liquids में जो liquid के particles हैं, the layers are arranged over each other. जो लेयर्स है, एक लेयर वाटर की दूसरी लेयर के ऊपर अरेंज हुई हुई है। अगेन उनकी जो लेयर्स हैं दे आर अरेंज्ड ओवर वन अनदर, बट ईच लेयर इज रैंडमली अरेंज्ड, the particles in each layer are randomly arranged। तो आपने वर्ड रैंडम यहाँ पर लिखना है। लास्टली गैसेस, गैसेस में जो अरेंजमेंट है इज you'll say that the particles occupies ऑल अवेलेबल स्पेस। मीन्स अगर उनके पास बहुत ज़्यादा जगह है तो वो उसमें भी फैल जाएंगे, अगर बहुत थोड़ी सी जगह है तो वो बेचारे उसमें कंप्रेस हो जाएंगे। तो अरेंजमेंट इज़ गैस के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इज़ दैट दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। वॉल्यूम, ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड, लिक्विड का वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड, but gas का वॉल्यूम इज़ नॉट फिक्स्ड। लिक्विड का वॉल्यूम कैसे फिक्स्ड है? देखिए, अगर आपके पास एक स्मॉल कंटेनर है और इसमें आप पानी डालते हैं, तो लेट्स से उसने इतनी जगह ऑक्यूपाई कर ली। अगर आप इसका मैथमेटिकली वॉल्यूम निकालेंगे
और आप एक बिग कंटेनर लेंगे, आप सोचें कि आपने यही पानी इस दूसरे वाले कंटेनर में डाल दिया और इसमें सिर्फ इतनी सी जगह ली, आप इसका वॉल्यूम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू सेम आएगी। सो वी से कि जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम इज़ फिक्स। गैस में ऐसा नहीं होता। गैस के पार्टिकल्स को आप इतनी छोटी जगह पे रखें या इतनी छोटी जगह पे रखें, ये अपने आप को फैला देंगे। इसका मतलब है अगर उन्होंने ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर ली तो इनका वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर उन्होंने कम जगह में अपने आप को एडजस्ट कर लिया तो इनका वॉल्यूम कम है। लेकिन सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में सिंपली अगर ये सॉलिड का पार्टिकल है तो अगर आप इसे जिस जगह पे मर्जी रखें वो बेचारा वहीं पे अकेला आराम से सुकून से बैठा रहेगा। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। कंप्रेसिबिलिटी, अगर आपको ये पता चल गया है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है तो आप कंप्रेसिबिलिटी को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। सो सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि पार्टिकल्स में स्पेस ही नहीं होती, तो आप इससे बेचारों को कैसे कंप्रेस करेंगे। सो यू कैन नॉट कंप्रेस द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड। व्हाट अबाउट लिक्विड, यू कैन नॉट कंप्रेस अ लिक्विड। मीन्स अगर आपके पास एक पानी की बॉटल है, आपने उसको हाथ में रखा है, आप उसे स्क्वीज़ करने की कोशिश करेंगे तो स्क्वीज़ नहीं होगी क्योंकि पानी के पार्टिकल स्क्वीज़ नहीं होते। इनकी लेयर्स दूसरी लेयर्स के ऊपर अरेंज होती हैं बट स्टिल देयर आर नो एम्प्टी स्पेसेस टू स्क्वीज़ द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। सो लिक्विड इज़ नॉट कंप्रेसिबल। व्हाट अबाउट गैस, जैसा हमें पता है गैस के जो पार्टिकल्स हैं दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। इसका मतलब है वो इस छोटी सी जगह पे भी एडजस्ट हो सकते हैं और वो इतनी भरी जगह पे भी इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर मैं छोटी स्पेस में स्क्वीज़ करना चाहूँ यानी कि कंप्रेस करना चाहूँ तो आई कैन कंप्रेस दैम। सो गैसेस इज आर कंप्रेसिबल। Okay, this is a very important point. Forces of attraction between the particles. You need to remember this thing, or you need to understand that कि आपके जो particles हैं वो जितना एक दूसरे के करीब करीब होंगे forces of attraction उतनी ज़्यादा होंगी। So because आपको particles की arrangement का पता है तो you can easily tell the forces of attraction in all the three states of matter. सो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा फोर्स होती है अट्रैक्शन की, हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद लिक्विड्स में सेकंड नंबर पे है एंड गैसेस में दे आर प्रैक्टिकली नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाई? बिकॉज पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे से दूर दूर हैं। हमने जैसा डिस्कस किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करती है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट पे और उनकी एक दूसरे से कितना वो करीब है। तो क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और हाईएस्ट है यहाँ पे सेकंड नंबर पे, और यहाँ पे गैसेस में थर्ड नंबर पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड में कैसी है। एज वी हैव डिस्कस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे मूव करते हैं, यानी कि वो या तो लेफ़्ट मूव करेंगे और लेफ़्ट से वो राइट मूव कर सकते हैं, लेकिन वो एक सॉलिड का पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के इधर नहीं जा सकता। सो इनकी जो मूवमेंट है आप उसे कहेंगे वाइब्रेशनल मोशन, टू एंड फ्रो मोशन और द मूवमेंट अबाउट देयर मीन पोजीशन। गैस जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं अगर हम उनकी मूवमेंट की बात करें, सो द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड कैन मूव विद इन द लिमिट्स ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ, लिमिट्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक पार्टिकल है अब वो कंटेनर की बॉटम में है तो वो मूव करके कंटेनर की टॉप पे जा सकता है और जो टॉप का पार्टिकल है वो नीचे आ सकता है। सो दैट्स मीन दे कैन okay, the exact word for the movement of particles in a liquid is that we say the layers of particles slide over each other, slide करती हैं लेयर्स, यानी कि पूरी की पूरी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं लिक्विड के अंदर। सो इसका मतलब है इनकी जो मूवमेंट है इज़ वेरी मच पॉसिबल
विद इन द लिमिट्स। ऐसा लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन को छोड़ के बाहर चला जाएगा। इस फिनोमेना को हम दूसरा नाम देंगे, ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में नहीं आएगा। लास्टली गैसेस, गैसेस में आप कहते हैं दैट द gases are free to move anywhere within the limits of the container. Why we say the word container? Because अगर मैं आपसे कहूँ कि present me a particle of a gas on the palm of your hand, you cannot, because आपका जो गैस का पार्टिकल है वो कभी लेफ्ट मूव करेगा, कभी राइट मूव करेगा, ऊपर नीचे, you cannot just hold that particle on the palm of your hand. So we say कि आपके पास अगर एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने गैस को बंद किया हुआ है, तो आपका जो गैस का पार्टिकल है उसकी जो मूवमेंट है वो हैप्पैज़ार्ड होगी। इस मूवमेंट को हम जिगजैग मोशन भी कहते हैं, हैप्पैज़ार्ड मोशन भी कहते हैं, और इसका एक और भी नाम होता है जिसे हम इसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। एक्चुअली साइंटिस्ट सब ब्राउनियन जिसने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो लेफ़्ट राइट जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, तो उसने उसकी नाम के आगे इस मोशन को हमने ब्राउनियन मोशन कह दिया, लेकिन हम इसे हैप्पैज़ार्ड मोशन भी कहते हैं। और वी से दैट द पार्टिकल्स within the gas particles are free to move in any direction within the container. Okay, this is very important, that what happened when we heat the matter. This is very important because जो आपकी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है, ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है कि आपको पार्टिकल्स की मूवमेंट, उनकी अरेंजमेंट, स्टेट, तीनों स्टेट ऑफ मैटर में पता चल गया। अब हमने ये देखना है कि क्या होगा जब हम पार्टिकल्स को हीट करेंगे। तीनों स्टेट्स में देखेंगे, बट वी स्टार्ट फ्रॉम द सॉलिड। ओके, सॉलिड्स में एज वी नो कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इनमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड। अब क्या होगा जब मैं इनको मूव करूँगी, अब क्या होगा जब मैं इनको हीट करूँगी। सो हीट करने से होता ये है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। बिकॉज देखिए ना, हीट करने का मतलब ये हुआ कि आपने पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड की, बिकॉज हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, अब आपने पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड की। अभी जो पार्टिकल्स हैं जिनकी मोशन सिर्फ ये थी कि वो थोड़ा सा बचा लेफ्ट पे जा रहा था, थोड़ा सा राइट पे, अब उसके पास एनर्जी आ गई है। अब वो क्या करेगा कि वो थोड़ा ज़्यादा लेफ़्ट पे जाएगा, थोड़ा ज़्यादा राइट पे जाएगा। इसका मतलब है इनकी जो वाइब्रेशन है सारे के सारे पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप इस सॉलिड को कंटिन्यूसली हीट करते रहेंगे तो क्या होगा कि उनकी जो मोशन है, उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है, जो सिर्फ इतनी थी कि अपनी मीन पोजीशन पे मूव करें, अब उनकी मीन पोजीशन से मूवमेंट ज़्यादा दूर तक चली जाएगी। और जितनी देर तक आप उसे हीट करते रहेंगे, उनकी क्योंकि हीट एनर्जी इनको कंटिन्यूसली मिल रही है, कंटिन्यूसली इनके अंदर स्टोर हो रही है, ऑब्वियसली उसका कोई रिजल्ट तो होगा। और इसका रिज़ल्ट ये है कि जो पार्टिकल्स हैं अपनी मीन पोजीशन से ज़्यादा दूर तक लेफ़्ट और राइट पे मूव करेंगे। सो हम ये कहेंगे कि सॉलिड्स को जब आपने हीट अप किया तो उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी। ओके, अब इससे क्या होगा? देखिए, पहले जो लिक्विड सॉलिड था उसकी ये बाउंड्री लाइन थी, क्योंकि और इसकी जो उस बाउंड्री लाइन के अंदर ही सारे जो पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे थे। लेकिन जब आपने इसको हीट किया तो अब इनकी क्योंकि मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा दूर तक होगी, इसका मतलब है मुझे थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो आपका जो सॉलिड है वो एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगा, इनकी फैलना शुरू हो जाएगा। यहाँ आप उसे कहते हैं ना, आपने किसी चीज़ को हीटअप किया, वो गर्म हो गया और वो सॉफ्ट हो गया, वो फैलना शुरू हो गया। तो वो ये वही कॉन्सेप्ट है कि आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की अपने सॉलिड को, और जो सॉलिड की वाइब्रेशनल मोशन है वो ज़्यादा हो गई और उसकी वजह से उनको अब ज़्यादा स्पेस है, ये तो इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को हम ये भी कहते हैं कि जब आपका जो सॉलिड है वो हीटअप होना शुरू होता है तो उसके अंदर एनर्जी आती है। उसके अंदर एनर्जी आने के बाद अगर वो आप उसको सॉलिड को कंटिन्यूसली हीट एनर्जी प्रोवाइड करते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दिस इज़
दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड, लेकिन जब आपने उनको हीट किया तो उनकी स्पेसेस ज़्यादा हो गई, अब वो फैलना शुरू हो गए, और एक पॉइंट आया कि वो इतने ज़्यादा फैल गए कि वो लिक्विड की तरह सॉफ्ट हो गए हैं, लिक्विड की तरह उसके जो पार्टिकल्स हैं इतने ज़्यादा फैल गए हैं कि वो उसकी जो उसकी लेयर्स बन गई हैं, और जो लेयर्स है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है जो लिक्विड है, सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इस पॉइंट पे जहाँ पे जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, हम इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, MP या मेल्टिंग पॉइंट। हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि प्योर सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होगा। ऐसा जो प्योर आइस है, आइस इज़ अ सॉलिड, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होगा अगर वो प्योर है। अगर वो प्योर नहीं है तो उसका फिर ऊपर नीचे हो सकता है, बट प्योर सब्सटेंसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट है इज़ ऑलवेज फिक्स। ठीक है। सो हुआ ये कि जब आपने सब्सटेंस को हीट किया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। उस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना शुरू होगा। व्हेन द टेम्परेचर रीचेस द मेल्टिंग पॉइंट द सॉलिड इज सेट टू मेल्ट एंड द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। सो व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग is a process in which you provide heat to a solid substance, solid matter, and because the temperature of that solid increases, the solid upon heating converts into liquid state, and this point at which the solid converts into liquid is called the melting point of that solid. ओके इस फिगर को आप देखिए, एक और चीज़ आपने इसमें अंडरस्टैंड करनी है कि जब आपका जो सॉलिड है आप उससे हीट अप कर रहे हैं, और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन अभी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो उस पॉइंट तक जब कि आपका जो सॉलिड है आप उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए जो लाइन है वो आपकी ये वाली लाइन होगी, दिस वन। यानी कि जब आपका सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन अभी तक वो मेल्ट नहीं हुआ, तो आप इसे स्ट्रेट लाइन से करेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। एक दफ़ा आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। आप देखिए इस पॉइंट पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रहा, लेकिन जो आपका टाइम है वो यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब आपकी स्टेट चेंज हो रही है, जैसा स्टेट यहाँ पे चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड में, तो इस चेंज ऑफ स्टेट में आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वक्त स्टेट चेंज हो रही है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका सॉलिड जब आप उसे हीट अप कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। अभी वो हीट अप हो रहे हैं, अभी इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो इस वक्त उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन जैसे ही सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आ जाएगा तो इस वक्त उसका टेम्परेचर अब इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि अब वो मेल्ट होकर पूरा का पूरा लिक्विड में चेंज होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि जो आपका सॉलिड है वो चेंज हो रहा है लिक्विड में। अच्छा, इस पॉइंट पे आपका जो सॉलिड एंड लिक्विड है वो को एग्जिस्ट कर रहा होता है इस स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जब ये लाइन नीचे से ऊपर जा रही होती है तो आपका सिर्फ लिक्विड होता है, और यहाँ पे आपका सॉलिड एंड लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ओके, एक दफ़ा आपका जो सॉलिड है वो पूरा का पूरा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तब आपका टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ दोबारा से होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास लिक्विड आ गया है, लेकिन आपने अभी भी उसको हीट अप करना नहीं छोड़ा। इसका मतलब आप उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं अब वो गैशियस स्टेट में चेंज हो रहे होंगे। जब ये स्टेट आएगी कि आपका जो लिक्विड है वो आपका गैस में चेंज हो रहा है, तो आप इस पॉइंट को क्या कहेंगे? आप इस पॉइंट को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, BP।
ठीक है। और अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट कि जब आपकी जो स्टेट है चेंज हो रही होती है तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि जो आपकी लाइन है वो एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल पैरेलल होती है। लेकिन जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है तो आपकी लाइन नीचे से ऊपर मूव कर रही होती है। ओके, अगेन देखें, जब आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज कर रहा है तो हम उसे मेल्टिंग कहेंगे, और जब आपका जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है तो आप उसे बॉइलिंग कहेंगे। रिवर्स को अगर हम देखें, अच्छा रिवर्स का क्या मतलब है? रिवर्स का मतलब ये है कि आपके पास गैस के पार्टिकल्स हैं। अब एक मिनट, यहाँ पे एक और भी चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जो सॉलिड्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है और उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। जब आपने इसको हीट किया, हीट करने का मतलब ये है कि आपने इसको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की और एक पॉइंट ऐसा आया कि वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस पॉइंट पे आपका जो लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होगी। और जब आपने लिक्विड को इन टर्म हीट किया, वो गैस में कन्वर्ट हो गए, तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है और इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि बेचारे वो आराम से एक जगह नहीं बैठ सकते, वो हमेशा लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे पता नहीं कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द लीस्ट। अब इस गैस को मैंने वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे इसे कन्वर्ट करूँगी? वेरी सिंपल, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको हीट एनर्जी दी थी। ऐसे ही है ना, मैंने इसको हीट एनर्जी दी, मैंने कहा तो हीट एनर्जी देते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, मूवमेंट ज़्यादा होगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अगर मैं इनकी हीट एनर्जी को वापस ले लूँ तो इसका मतलब ये है इनकी काइनेटिक एनर्जी कम, और काइनेटिक एनर्जी अगर इतनी कम हो जाए कि वो लिक्विड्स के बराबर हो जाए तो जो गैस है आपकी लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाएगी, और इस पॉइंट को हम कहेंगे कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पे आपकी जो गैस है इज़ कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड। इस लिक्विड को अगर मैं और हीट एनर्जी इसकी कम करूँ, हीट एनर्जी कम करने का मतलब ये होगा कि मैं कूल डाउन करूँ, तो उसमें क्या है कि आपकी जो लिक्विड है वो आपका वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस पॉइंट को आप कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो प्योर सब्सटेंसेस है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। अगर कोई सब्सटेंस प्योर नहीं है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। जैसा वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्रीज़ है और इसका जो बॉइलिंग है 100 है। लेकिन अगर आपके पास इम्प्योर वाटर है तो वो आपका कभी भी 0 पे मेल्ट नहीं होगा, 100 पे कभी वो आपका बॉयल नहीं होगा, बल्कि उसका टेम्परेचर मे बी 98 हो सकता है, 97 हो सकता है, या इवन 103 104 हो सकता है। ओके, ये अब आपको पता चल गया। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे कौन सी स्टेट होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे आपकी दो स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि कोई जब लाइन नीचे से ऊपर जा रही है इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे एक ही स्टेट है। लेकिन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी इसका मतलब है क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है तो दो स्टेट्स को एग्जिस्ट होंगी। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट लाइन है इसका मतलब होगा मेल्टिंग और दूसरी का मतलब होगा बॉइलिंग। अब मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को एग्जिस्ट करेंगे और बॉइलिंग में आपके लिक्विड्स एंड गैस को एग्जिस्ट करेगा। और जहाँ पे आपकी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है इसका मतलब यहाँ पे एक ही स्टेट होगी। अच्छा, इसको हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी स्टेट होगी। लेट्स से जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे आपकी सिर्फ सॉलिड होगा, यहाँ पे आपका सिर्फ लिक्विड होगा और यहाँ पे आपकी सिर्फ गैस एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड्स बोथ और यहाँ पे लिक्विड और गैस बोथ एग्जिस्ट करेंगे। सो बॉइलिंग का आपको पता चल गया। बॉइलिंग क्या है कि जब आपका कोई भी सब्सटेंस उसके जो पार्टिकल्स हैं एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी, तो उसकी वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। इस चेंज को कि जहाँ पे आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, आपने इसे कहा बॉइलिंग, और ये कहाँ पे होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, एवेपोरेशन।
एवेपोरेशन क्या होती है? अच्छा, एवेपोरेशन और बॉइलिंग में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सो ये आपने याद रखना है, जो बॉइलिंग है हमेशा एक फ़िक्स पॉइंट पे होती है। जैसा वाटर की बॉइलिंग हमेशा 100 पे होगी, लेकिन जो इवेपोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, वो ज़ीरो पे भी हो सकती है और ज़ीरो और 100 के दरमियान जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी हो सकती है। इसका मतलब है इसका कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, लेकिन बॉइलिंग का टेम्परेचर फिक्स होता है। जो एवेपोरेशन है सिर्फ कंटेनर की सरफेस पे होती है। इसमें देखिए, अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है तो उसके जो टॉप पार्टिकल्स होंगे वो एवेपोरेट कर सकते हैं। हाँ, एवेपोरेट का मतलब है लिक्विड से गैस की स्टेट में चले गए, हवा में चले गए। लेकिन बॉइलिंग में क्या होगा कि बॉइलिंग में आपके जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो टॉप पे हो चाहे वो बॉटम पे हो, दे हैव द ऑप्शन टू लीव द टू लीव द लिक्विड एट एनी पॉइंट, कि जैसे उनको एनर्जी मिली, चाहे वो बॉटम का पार्टिकल हो चाहे वो टॉप का पार्टिकल हो, वो हवा में उड़ के गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एवेपोरेशन में क्या था, एवेपोरेशन में सिर्फ टॉप का पार्टिकल जा सकता है, बॉटम का पार्टिकल नहीं जा सकता। बॉइलिंग हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे होगी और जो टेम्परेचर होगा उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एवेपोरेशन, इवन एवेपोरेशन आइस में भी होती है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में एवेपोरेशन आइस की पॉइंट पे भी होती है और 100 डिग्रीज पे भी होती है, और 0-100 के दरमियान में जितने भी टेम्परेचर्स हैं वहाँ पे भी इजीली एवेपोरेशन हो सकती है। ठीक है। सो व्हाट्स एवेपोरेशन? एवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वहाँ वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं हो रहा, बल्कि वो किसी भी रैंडम पॉइंट पे गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। रैंडम पॉइंट में हम ये भी कह सकते हैं कि गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। सो आपको ये पता है कि व्हाट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट, आपको ये पता है कंडेंसेशन क्या होती है, आपको पता चल गया कि बॉइलिंग क्या होती है, आपको पता चल गया मेल्टिंग क्या होती है। आपने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा, लास्टली इसमें एक और भी पॉइंट है, सब्लिमेशन। सो व्हाट्स सब्लिमेशन? सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। अच्छा, जनरल रूल ये है कि जो सॉलिड है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा और जो लिक्विड है वो फिर गैस में कन्वर्ट होगी। लेकिन जब आपका सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए और लिक्विड में कन्वर्ट ना हो बल्कि डायरेक्ट गैस में हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इट्स सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में होता क्या है कि जो जिससे हमें पता है कि जो सॉलिड है अगर उसने लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो पहले वो मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा, और फिर मेल्टिंग पॉइंट के बाद जब उसे दोबारा हीट करेंगे तो जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इतना कम होता है कि वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल आयोडीन, ब्रोमीन है कि ब्रोमीन बहुत ही वॉलेटाइल लिक्विड है और वो ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैस में। अच्छा, उसमें भी यही होता है कि वॉलेटाइल लिक्विड्स में क्या, अच्छा वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं कि रूम टेम्परेचर पे आपने रखा, रूम टेम्परेचर पे फ़ौरन ही एवेपोरेट हो गया। जैसा आपको पता है एल्कोहल आप रखें, एल्कोहल आपने रखी है, आपने उसका कंटेनर बंद नहीं किया, आप देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर आपके पास एक छोटा सा जार है एल्कोहल का, तो सारी एवेपोरेट हो जाएगी। सो इस तरह के लिक्विड्स जो रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट हो जाए हम उन्हें कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। अच्छा, इन वॉलेटाइल लिक्विड्स को their boiling point are just above the room temperature. For example, petrol and perfume. सो व्हाट इज़ रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर आपका यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो वॉलेटाइल लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 26 टू 30 के दरमियान में होता है कि आपने रूम टेम्परेचर पे रखा, और इनका बॉइलिंग पॉइंट और रूम टेम्परेचर का डिफरेंस इतना कम होता है कि वो जो लिक्विड्स हैं वो इजीली एवेपोरेट है, हवा से एनर्जी को अब्जॉर्ब कर दें और वो एवेपोरेट हो जाता है। इस तरह के लिक्विड्स को हम कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। सो ये हमारा पार्ट 1 था काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का। इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही
या कोई भी आपने मुझसे और कुछ समझना हो, कमेंट्स में आप आ जाएं या ग्रुप में पोस्ट कर दें, सो आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, टेक केयर।